दिस इज मधु एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एम विद मधु। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो ईवीएस एनसीईआरटी सीरीज कर रहे हैं ये उसका पार्ट 6 है, इसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम 5 पार्ट एनसीईआरटी सीरीज के डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वे अभी तक नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं और आप उनसे अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए ताकि आपको जब एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन करें तो प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम आप सभी वीडियो को नहीं देख सकते। इतना टाइम एग्ज़ाम के टाइम नहीं होता कि आप सभी वीडियो को देखें, तो बेहतर होगा आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर ले ताकि आप रिवीजन करने में कोई मुश्किल आपको ना हो, कोई परेशानी ना आए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 6 एनसीईआरटी सीरीज का। फर्स्ट पॉइंट है घड़सी के विषय में कि 650 साल पहले जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर एक घड़सीसर बनवाया और इसे 9 तालाबों से जोड़ा। घड़सीसर मतलब कि तालाब। घड़सीसर इस वजह से इसका नाम दिया गया क्योंकि ये राजा घड़सी ने बनवाया था। 650 साल पहले जैसलमेर के एक राजा हुआ करते थे घड़सी, उन्होंने एक तालाब बनवाया, उसका नाम रखा घड़सीसर और इस तालाब को उन्होंने 9 तालाबों से जोड़ा। अब आप इमेज में देख सकते हैं, यह है घड़सीसर जो राजा घड़सी ने बनवाया था। आप ये भी ध्यान रखना जैसलमेर कहाँ है, जैसलमेर है राजस्थान में। ये जो मैप से आपके क्वेश्चंस आते हैं ये भी काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो मैप में भी आप चीज़ों को याद रखना कि कौन सी जगह कहाँ है। तो जैसलमेर कहाँ है, जैसलमेर है राजस्थान में। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछा गया था कि जैसलमेर के राजा घड़सी ने 650 वर्ष पूर्व घड़सीसर नामक तालाब बनवाया। यह कई किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ था। इसे इस प्रकार बनाया गया था कि वर्षा का एकत्रित जल पूर्ण वर्ष तक उपयोग किया जा सकता था। घड़सीसर आजकल उपयोग नहीं किया जा रहा, परंतु इस संरचना को देखा जा सकता है। तो जो घड़सीसर है वह कहाँ देखा जा सकता है, अभी पढ़ा है हमने राजस्थान में, कि राजस्थान के जैसलमेर जिले में। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 यानी कि राजस्थान में। नेक्स्ट पॉइंट है अलबरूनी के विषय में। अब ये एनसीईआरटी की कटिंग है, इसमें दिया हुआ है कि 1000 से भी ज़्यादा साल पहले एक यात्री भारत आए। इनका नाम था अलबरूनी। क्या नाम था? अलबरूनी इनका नाम था। अलबरूनी जिस देश से आए थे उसे आजकल उज्बेकिस्तान कहते हैं। किस देश से आए थे अलबरूनी? अलबरूनी आए थे उज्बेकिस्तान से। अलबरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीज़ों और जगहों को देखा और उनके बारे में लिखा, खास तौर से वे जो उन्हें अपने देश से अलग लगी, उन चीज़ों के बारे में लिखा जो चीज़ें उन्हें अपने देश से अलग लगी। चलो देखें कि अलबरूनी उस समय के तालाबों के बारे में क्या लिखते हैं। अब जो आपको अलबरूनी ने तालाबों के बारे में लिखा है वो आपको नीचे दिया हुआ है। क्या लिखा है कि यहाँ के लोग तालाब बनाने में तो माहिर है, अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें होती है। लोगों के उतरने चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते हैं। यहाँ कभी भीड़ लगने की परेशानी नहीं होती। तो ये चीज़ लिखते हैं अलबरूनी भारत में बनाए तालाबों के विषय में। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं कि अलबरूनी कौन था? अलबरूनी एक उज्बेकिस्तान का यात्री था जो भारत आया था। कहाँ का था अलबरूनी? अलबरूनी था उज्बेकिस्तान का। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, कई बार सीटेट में पूछा जा चुका है कि अलबरूनी कहाँ का था। अलबरूनी था उज्बेकिस्तान से। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है बावड़ी के विषय में कि बावड़ी क्या होता है। बावड़ी बोलते हैं हम सीढ़ीदार कुएं को। जो पहले कुएं बनाए जाते थे उनमें नीचे उतरने के लिए यानी कि पानी तक पहुंचने के लिए सीढ़ी बनी हुई होती थी, यानी कि सीढ़ी बनाते थे और उसे बावड़ी बोला जाता था। अब आप इमेज में देख सकते हैं, कुछ इस तरह से आपको बावड़ी नजर आएगी। बावड़ी होते हैं सीढ़ीदार कुएं। आपसे क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि बावड़ी क्या होता है, तो बावड़ी सीढ़ीदार कुओं को बोला जाता है। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। अलबरूनी से क्वेश्चन आया था सीटेट जुलाई 2013 में कि अलबरूनी कौन था। आपके ऑप्शंस है, वह कुतुबशाही सुल्तान था जिसने हमारे देश में लगभग 40 वर्ष तक शासन किया। सेकंड है, वह अफगानिस्तान का एक व्यापारी था जो हमारे देश में मेवों के बाज़ारों का अध्ययन करने के लिए आया था।
थर्ड है कि वह उज़्बेकिस्तान का एक व्यापारी था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। फोर्थ है कि वह एक यात्री था जिसने भारत के लोगों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा की। अब आपको बताना है कि कौन था अल बरूनी। अभी हमने डिस्कस किया है इसके बारे में कि यह उज़्बेकिस्तान का एक व्यापारी था जिसने एक किताब लिखी थी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं मृत सागर के बारे में कि वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक। क्या इतना नमकीन पानी चख भी पाओगे? बहुत ही कड़वा लगेगा। सबसे मज़े की बात तो यह है कि मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हो। याद है नींबू को तुमने नमक के पानी में तैराया था ना? तो ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपका कि मृत सागर क्या है। मृत सागर एक ऐसा सागर है जिसका पानी बहुत ज़्यादा नमकीन हो, यानी कि 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक। देखो आप कितना ज़्यादा नमक है, 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक। अब आप देखिए कहाँ है मृत सागर, यह डेड सी बोलते हैं हम इसको। ये कहाँ है? ये है आपका, अब आप इमेज में देख सकते हैं, ये आपका इजराइल, जॉर्डन और फिलिस्तीन के बॉर्डर पर है। अब आप इमेज में देखिए यहाँ पर है मृत सागर यानी कि डेड सी। आप चीज़ों को मैप में ज़रूर देखा कीजिए। जो भी चीज़ें आप ज्योग्राफी से रिलेटेड पढ़ते हैं उसको आप मैप में ज़रूर देखिए, क्योंकि मैप में देखने से ही आपको ज्योग्राफी के फैक्ट्स याद होंगे। तो कहाँ है मृत सागर? इजराइल, जॉर्डन और फिलिस्तीन के जो बॉर्डर है उस पर है मृत सागर यानी कि डेड सी। अब क्वेश्चन बना था डेड सी से यानी कि मृत सागर से। सीटेट फरवरी 2014 में क्वेश्चन आया था मृत सागर क्या है। आपके ऑप्शंस है ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है, सेकंड है ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है, थर्ड है ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तीव्र गति से आते हैं, और फोर्थ है ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक होता है। तो क्या है मृत सागर? मृत सागर एक ऐसा सागर है जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है। ठीक है, तो मृत सागर क्लियर हुआ। ये सभी पॉइंट आप याद रखेंगे अपनी नोटबुक में, इन सभी पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं रोनाल्ड रॉस के बारे में कि रोनाल्ड रॉस ने सबसे पहले पता लगाया था कि मच्छर से मलेरिया फैलता है। इसके लिए उन्हें 1902 में नोबेल पुरस्कार मिला। 1905 में इनकी मृत्यु हो गई। तो कौन थे वे जिन्होंने सबसे पहले यह पता लगाया था कि मलेरिया मच्छर से फैलता है? कौन थे वे? वे थे रोनाल्ड रॉस। इसके लिए उन्हें 1902 में नोबेल पुरस्कार मिला था। अब आप इमेज में देख सकते हैं, ये है रोनाल्ड रॉस। इन्होंने ही सबसे पहले पता लगाया था कि जो मलेरिया होता है वह मच्छर से फैलता है, और इसके लिए उन्हें 1902 में पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, अब एक पॉइंट है कि मलेरिया की दवाई। मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। पहले तो लोग छाल को उबालकर और छानकर ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब छाल से दवाई बनाते हैं। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मलेरिया की दवाई किस पेड़ की छाल से बनाई जाती है? सिनकोना पेड़ की छाल से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। लोग इसे उबालकर छानकर तब इस्तेमाल करते थे पहले, लेकिन अब इसकी छाल से दवाई आपको स्टोर्स पे मिल जाएगी जो इसकी छाल से बनाई जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे कि जो मलेरिया की दवाई है वह सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं कि आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती है। अब यहाँ पर कुछ सावधानियां दी हुई है, आपको बताना है कि जो ये सावधानियां हैं ये किस बीमारी के लिए है। फर्स्ट है यानी कि ये पॉइंट है, अपने आसपास पानी को जमा ना होने दे। बी है, पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकी को साफ रखे। सी है, यदि कुछ जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें। और डी है, स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। पोस्टर का उद्देश्य है डैश के फैलने के बारे में जागरूकता पैदा करना। अब आपको बताना है जो यहाँ पर ये सावधानियाँ हैं वह किस बीमारी के लिए है।
इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर। ठीक है, डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर के लिए ये सभी सावधानियां आपको करनी है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से समूह आपस में निकटीय रूप से संबंधित है। यह क्वेश्चन सीटेट 2012 में आया था। आपके ऑप्शंस है मच्छर, डेंगू, लोहो, गुड़। सेकंड है मच्छर, मलेरिया, एनीमिया और लोहो। थर्ड है लोहो, हीमोग्लोबिन, एनीमिया, रक्त। फोर है लोहो, हीमोग्लोबिन, एनीमिया और आंवला। आपको बताना है कि कौन से समूह आपस में संबंधित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि मच्छर संबंधित है मलेरिया से, यानी कि जो मलेरिया होता है मच्छर के काटने से होता है। और एनीमिया किसकी कमी से होता है? लौह तत्व की कमी जब हमारे शरीर में हो जाती है, यानी कि जब आयरन की कमी हो जाती है उससे होता है एनीमिया। तो जो मलेरिया है वह संबंधित है मच्छर से और एनीमिया संबंधित है लौह से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बछेंद्री पाल से। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था उत्तरकाशी, उत्तराखंड में। और जो बछेंद्री पाल है वह भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला है जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा। वे करीब 43 मिनट एवरेस्ट पर रुकी थी। भारत की पहली थी और संसार की 5वीं महिला थी बछेंद्री पाल जो एवरेस्ट पर चढ़ी थी, जिन्होंने अपना कदम एवरेस्ट पर रखा था। अब नेक्स्ट पॉइंट है इनसे कि इन्होंने 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 8,900 मीटर ऊंची माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा। कब रखा था? 1984 में। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। अब आप इमेज में देखिए, ये है बछेंद्री पाल। अब एक पॉइंट और ध्यान रखना है आपको यहाँ से कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सागरमाथा के नाम से नेपाल में माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है। और जो माउंट एवरेस्ट है वो भारत का भाग नहीं है, माउंट एवरेस्ट नेपाल का भाग है। ये भी आपका क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया था, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। कहाँ का भाग है? नेपाल का भाग है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, ये सभी पॉइंट आप याद रखेंगे। जो बछेंद्री पाल है उनका जन्म उत्तरकाशी में हुआ था। भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला थी जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा। और कब रखा था? 1984 में वे एवरेस्ट पर चढ़ी थी। ठीक है, ये पॉइंट सभी आप याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट है गोलकोंडा किले के विषय में, कि जो गोलकोंडा है वह दक्षिण भारत में हैदराबाद नगर से 5 मील दूरी पर है। कहाँ है गोलकोंडा? गोलकोंडा हैदराबाद नगर से 5 मील दूरी पर है दक्षिण भारत में। अब आप इमेज में देखिए, यह है गोलकोंडा की लोकेशन। गोलकोंडा कहाँ है? गोलकोंडा है दक्षिण भारत में हैदराबाद नगर से 5 मील दूरी पर। यह पॉइंट भी आपको याद रखना है। गोलकोंडा हैदराबाद के पास में है। अब ये है गोलकोंडा का किला, आप इमेज में देख सकते हैं, ये गोलकोंडा का किला है। ठीक है, आपको याद रखना है गोलकोंडा कहाँ है? हैदराबाद के पास में है गोलकोंडा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं चैप्टर सुनीता अंतरिक्ष में से। पॉइंट है कि सुनीता विलियम्स अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के माध्यम से अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। भारतीय मूल की दूसरी महिला है सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में जाने वाली। ठीक है, अब ये है सुनीता विलियम्स। अब पहली बार अंतरिक्ष में जाने वाले कौन थे? पहली बार अंतरिक्ष में गए थे यूरी गागरिन। कौन गए थे पहली बार अंतरिक्ष में? यूरी गागरिन गए थे। और पहले भारतीय कौन थे जो अंतरिक्ष में गए थे? पहले भारतीय थे राकेश शर्मा। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे कि सुनीता विलियम्स अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के माध्यम से अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला थी। और पहली बार अंतरिक्ष में जाने वाले कौन थे? वे थे यूरी गागरिन। और पहले भारतीय कौन थे जो अंतरिक्ष में गए थे? वो थे राकेश शर्मा। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं सुनीता विलियम्स के बारे में कि सुनीता विलियम्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपके ऑप्शन है वह भारतीय मूल की दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री है। सेकंड है वह भारतीय मूल की दूसरी अंतरिक्ष यात्री है। थर्ड है वह प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री है। और फोर्थ है वह भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री है। ये सारे ऑप्शंस कंफ्यूजिंग भरे ऑप्शंस है, सारे कंफ्यूज करेंगे आपको।
तो आपको याद रखना है, ये जो पॉइंट्स पहले हम डिस्कस करते हैं उन पॉइंट्स को आपको लिखकर याद करना है, तभी आप क्वेश्चन को सही से कर पाओगे। अब आप ऑप्शंस देखिए, सारे ऑप्शंस कितने मिलते जुलते ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको। तो सुनीता विलियम्स के बारे में इसमें से सही कथन कौन सा है कि वह भारतीय मूल की दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री थी। सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री थी। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है अडालज बावड़ी से। अब बावड़ी में पहले आपको बता चुकी हूँ, बावड़ी क्या होता है। बावड़ी होता है एक सीढ़ीदार कुआं। पहले जो कुएं बनाए जाते थे उसमें पानी तक पहुँचने के लिए सीढ़ी बनाई जाती थी, उसे ही बोलते थे बावड़ी। अब अडालज की बावड़ी कहाँ है। अडालज की बावड़ी अहमदाबाद से 18 किलोमीटर दूर है। कितने किलोमीटर दूर, 18 किलोमीटर दूर है अहमदाबाद से। अहमदाबाद क्या है, कहाँ है, अहमदाबाद है गुजरात में। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। अब आप इमेज में देख सकते हैं, ये है अडालज की बावड़ी। अब नेक्स्ट पॉइंट है, तेल से हमें केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल और हवाई जहाज के लिए ईंधन, एलपीजी, मोम, कोलतार और ग्रीस मिलता है। क्या क्या मिलता है तेल से हमें, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल, हवाई जहाज के लिए ईंधन, एलपीजी, मोम, कोलतार और ग्रीस, ये सभी हमें तेल से प्राप्त होता है। अब एक क्वेश्चन आया था कि उसे चुनिए जो दूसरों से भिन्न है। आपके ऑप्शंस है पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और कोयला। अब आपको इनमें से अलग चुनना है। तो जो पेट्रोल, डीजल और एलपीजी है, ये सभी चीजें हमें तेल से मिलती है, लेकिन कोयला हमें तेल से नहीं मिलता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 यानी कि कोयला। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि पृथ्वी गोल है, भारत और अर्जेंटीना के लोग सापेक्ष एक दूसरे के उल्टे हो सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो ग्लोब, अगर आप ग्लोब को देखेंगे, भारत के जस्ट अपोजिट यानी कि भारत के पीछे कौन सा देश है, भारत के पीछे है अर्जेंटीना। ठीक है, आप ग्लोब को देखना, ग्लोब में आपको भारत के पीछे अर्जेंटीना दिखाई देगा। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था सीटेट फरवरी 2016 में कि पृथ्वी गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग डैश के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। आपके ऑप्शन है लीबिया, अल्जीरिया, अर्जेंटीना और अलास्का। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा अर्जेंटीना। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट हमने डिस्कस करे सीटेट एनसीईआरटी से। बाकी के बचे हुए पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।